गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज हम एनसीईआरटी के 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आपके सामने आए हैं। अपनी अपनी बुक्स और नोटबुक्स खोल लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बाबू? आपको दिया हुआ है साइन ए की वैल्यू। क्या होगा कि अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको एक रेशियो दे दी रहेगी और आपको बाद बाकी की रेशियो क्या करनी होगी, निकालनी होगी। जैसे यहाँ पे साइन ए की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे साइन ए का मतलब क्या? साइन ए का मतलब ये आप कोई भी एंगल समझ लिए। साइन ए की मतलब हो गई परपेंडिकुलर बाई क्या बाबू? हाइपोटेनस। अगर आप ए यहाँ रखते हैं, ध्यान से देखना, अगर ए यहाँ रखते हैं तो क्या होगा बताओ? ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ? ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। अगर इस ए को हम यहाँ रख देते बाबू तो हमारा परपेंडिकुलर ये ना होके कौन हो जाता? ये हो जाता। तो मान लो हम ए यहाँ रख रहे हैं तुम्हारी सुविधा के लिए कि ताकि सारा एंगल हमारे लिए कंसीडर करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो हम ए अगर यहाँ रख देते हैं तो बताओ बी को यहाँ रख दो और सी को यहाँ कर दो। अब यहाँ पे देखो साइन ए की वैल्यू दे रखी है, डैट मीन्स कि हमें दे रखी है क्या चीज़? हमें दे रखी है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस की वैल्यू। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो जब हम ए यहीं कंसीडर कर रहे हैं तो यही हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है बाबू? हाइपोटेनस है 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू? 4 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें फाइंड करना है बी ए, ये कितना होगा, या ए बी। तो सबसे पहले हम ए बी यानी कि बेस फाइंड करेंगे। बेस हमारे पास नहीं है तो पहले यहाँ पे निकाल लो कि फ्रॉम ट्रायंगल, यहाँ पे ये चीज़ लिख देना बाबू कि या इन ट्रायंगल करो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90। क्योंकि क्वेश्चन में ये ट्रायंगल दिया नहीं है लेकिन साइन के साथ यहाँ पे ए लिख के आ गया तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया। अब हमारे फिगर के अनुसार क्या क्या चीज़ है वो हमें बताना होगा। तो हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 हो गई। अब यहाँ से तुम आसानी से कह सकते हो कि क्या क्या चीज़ की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से तुम बता सकते हो कि हमारे पास जो है ए सी की वैल्यू दे रखी है कितनी बाबू? 4। और ये यूनिट मान लेना तुम चलो सेंटीमीटर चाहो तो सेंटीमीटर भी लगा सकते हो। और बी सी की वैल्यू क्या दी हुई है बाबू? 3। हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें फाइंड करना है ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू व्हाट? तुम्हें पता ही ये बेस है, अभी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है कि बेस कैसे निकालते हैं हाइपोटेनस से, इस फॉर्मूले से, ये है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें, वहाँ पे हमने डायरेक्ट निकाल के दिखाया कि फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो ये बी ए बेस है, तो बी ए के जगह पे हम सीधे लिख सकते हैं रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बताओ बाबू? बी सी स्क्वायर हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में ये बता रखा है कि जब आप बेस को ऐसे निकालेंगे, मान लो बेस स्क्वायर हम कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर इधर आएगा तो हाइपोटेनस से क्या हो जाएगा? घट जाएगा कि नहीं घटेगा? और यहाँ से बेस बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझ गए? आप पिछली वीडियो भी देख लेना इसके लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए सी की वैल्यू हमें पता है। ए सी कितनी है बाबू? 4। तो 4 का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है? 3। 3 के स्क्वायर बताओ ये क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9 कितना बच जाएगा हमारे पास? रूट अंडर 7। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? ए बी की वैल्यू आ गई। यहाँ तक राइट डाउन कर लिया तुम लोगों ने। अब हम इसे इरेज करेंगे। अब जब ए सी की वैल्यू आ गई है तो अब हमें क्या करना है? ये यहाँ तक राइट डाउन तुमने कर लिया होगा। तो अब हमें फाइंड करना है कॉस ए। तो कॉस ए फाइंड करते हैं ना। हमारे पास अब क्या क्या चीज़ की वैल्यू आ गई? तो हमारे पास बी सी 3 है, ए बी अभी हम निकाल चुके हैं। रूट अंडर कितना आया बाबू? रूट अंडर 7। याद रखना ये रूट अंडर 7 है। और ए सी की वैल्यू कितनी है? तो 4 ये दे रखी थी हमें। अब चलो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है बाबू? कॉस ए। तुम्हें पता है कॉस की वैल्यू क्या होती है बाबू? बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस की जगह क्या है बताओ? बी ए बाई ए सी हो जाएगी। और बताओ ये बी ए कितनी वैल्यू कंटेन करता है? रूट 7 बाई हाइपोटेनस क्या? 4। यही हो गई हमारी आंसर। उसी तरीके से tan ए। तो बताओ tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है बताओ? बी सी। बेस कितना है बाबू? बी ए। तो बताओ तो क्या हो जाएगा? बी सी के जगह पे बी सी की वैल्यू। तो बी सी की कितनी है? 3। और बी ए की वैल्यू क्या है? रूट अंडर 7। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ गए? चलो अब हम किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 की। इसको जल्दी से उतारो। चलो तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको इरेज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है कि 15 cot A, 15 cot A इज इक्वल टू, देखो क्या क्या दी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में, 15 cot A इज इक्वल टू हमें दे रखी है 8, और हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें फाइंड करना है साइन ए प्लस साइन ए एंड सेक ए। हमें फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। समझ गए? अब समझो, अब बच्चों को लग रहा होगा कि सर अभी जो पिछला क्वेश्चन था तो हमें दे रखा था क्या? अभी अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ हमें दे रखा था कि साइन ए बराबर दिया हुआ था 3/4। तो बच्चों को ये समझना आसान था कि सर चलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ पे तो सर केवल यही है, और कॉट की बात हम जाने तो कॉट के बारे में हम जानते हैं क्या होता है, बताओ कॉट थीटा क्या होता है बाबू? तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट थीटा हो जाता है बेस बाई परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ सर केवल 8 है, और ये 15 कहाँ से आ गया? तो घबराने की बात नहीं है जब है कृष्णा सर आपके साथ। तो आपको करना क्या है, यहाँ से इसको लिख लेना है पहले। अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन आप जब करेंगे तो कॉट, ये पहले लिख लो, कॉट 15 कॉट ए बराबर किया था ना 8। अब यहाँ से आप कॉट ए की वैल्यू निकाल लो, सारा झंझट खत्म। ये 15 जो गुना में इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में। अब सारा टेंशन खत्म हो गया ना बच्चों। अब क्या हम हमारे पास आ गए वही फॉर्मेट, यानी अब ये क्या बता रहा होगा, बताओ तो फिर से। अब मान लो तुम ABC नहीं भी ट्रायंगल में बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम समझ लो कि ये ए जो बात कर रहे हैं ये समझ लो यही है ABC, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ से कॉट ए दिया हुआ है तो 8 किसको इंडिकेट करेगा मुझे बताओ? बेस को ना। अभी हम बात किए ना कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर ना। तो 8 क्या हो जाएगा, बेस, और परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है बाबू, AC। तो यहाँ से मुझे बताओ फ्रॉम फिगर या इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, और क्या क्या दिया हुआ है बाबू वो भी लिख दो। BC इज इक्वल टू 15, AB इज इक्वल टू 8, और हमें फाइंड करना है क्या, AC। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो तुम्हें पता है ये हाइपोटेनस है, ये क्या है बाबू, हाइपोटेनस। और अभी हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, क्या है पाइथागोरस, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। केवल h चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर उधर जाता है, रूट हो जाता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बताओ AC कहाँ पर है, हाइपोटेनस की जगह पे है। तो हमें अगर ये निकालना है तो परपेंडिकुलर और बेस का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो देखो परपेंडिकुलर और बेस का, तो परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है बाबू, BC है। तुम अगर BC नहीं लिखना चाहते तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फिगर हमारे चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम इन ट्राइंगल लिख दिए हैं तो हम यहाँ P स्क्वायर B स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि A जब हम यहाँ ले रहे हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर हमारा BC होगा। तुम यही ले लो ना, अच्छा रहेगा। BC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बाबू, बेस के लिए हम क्या ले लेते हैं, AB स्क्वायर ले लेते हैं। अब चलो BC की वैल्यू तुम्हें पता है, BC कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू तुम्हें पता है कितना, 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर 64, इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8, 289। अब 289 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो तुम जानते हो कि एक तो हमारे पास 225 15 का स्क्वायर 16 का होता है 256। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का चेक कर लेते हैं। तो देखो 17 को 17 से गुना करो, 7 7 जा 49, 4 289। दैट मीन्स कि ये कितने के बराबर हो जाएगा बाबू, 17 के बराबर हो जाएगा। यानी हाइपोटेनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 17। हमारा अब 17 आ गया तो बस अब निकाल दो, यहाँ तक उतार लिए। चलो तो अब देखो यहाँ पे हम क्या फाइंड कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या BC की वैल्यू थी 15 दी हुई, AB की वैल्यू 8 थी, और AC की वैल्यू आ चुकी है कितनी 17। जब ये सब वैल्यू आ चुकी है तो हम फाइनली अब क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या हमें निकालना है, साइन A। तो तुम बताओ तो साइन A बराबर क्या होता है बाबू। तो साइन A हम एंगल A को ऐसे जगह पे रखें कि अपने आप यही परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस। तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिखते हो ना। लेकिन आप P और H ना लिख के तुम्हारे पास जब ट्रायंगल है ही तो तुम ये लिख लो ना, परपेंडिकुलर की जगह BC और हाइपोटेनस की जगह पे AC। अब बताओ BC की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 15 और AC हम निकाल चुके हैं, यही हो गया आंसर। उसी तरीके से बताओ सेक नहीं पता कर लोगे,
चलो सेक की वैल्यू तुम लोग पता करके कमेंट करो, सेक ए की वैल्यू क्या होगी। समझ गए? देखो मैं दो दो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ताकि तुम्हें बोरियत भी ना लगे और तुम फिर से पानी ले लो और फिर से पढ़ने के लिए फिर से तैयार हो जाओ। तो ये देखो सेक ए तुम्हें निकालना है अभी, और कमेंट करो कि सेक ए क्या होगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ तब तक हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इसी तरीके का है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम्हें ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इरेज कर रहा हूँ मैं, ये अभी फाइंड आउट करोगे तुम लोग, तुम्हारे लिए होमवर्क। अभी मैं देखूंगा कौन सबसे पहले बना के भेजता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बाबू? तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है 13/12। देखो सेक थीटा दी हुई है क्या, 13/12 बाबू दी हुई है। और हमें कह रहा है ऑल रेशियोज। जब हम ऑल रेशियोज की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल कितने रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज। क्या क्या है? तो देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 3 तो ये हो गए और 3 इसके उल्टे, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। देखो बच्चों अगर तुम इन तीनों का निकाल लेते हो तो तुम्हें इधर निकालने की कोई जरूरत नहीं, बस उसको उलट दोगे वही वैल्यू इसकी हो जाएगी। जैसे अभी तुम्हें सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है और तुमसे ऑल रेशियोज पूछा गया तो कॉस तो ऐसे ही निकल गया ना। बताओ कॉस थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, बस इसको उलट देंगे। क्यों उलट देंगे? क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। अब बताओ एच और बी की वैल्यू तुम्हें पता है तो यहाँ बस उसको उलट देंगे तो यही चीज़ ना हो जाएगी, 12/13। ये कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखो यहाँ से ट्राइंगल बना लो। हमें क्या क्या चीज़ की वैल्यू दे रखी थी, सेक थीटा अगर गिवन था तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस 13, ये हो गई 12। अब तुम्हारा काम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना। पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम क्या करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड आउट करोगे, और परपेंडिकुलर जैसे ही आएगा तुम्हें क्या करना है, सभी रेशियोज की वैल्यू, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे पास तीनों साइड्स आ जाएंगे तो पहले तुम क्या करोगे, कॉस तो देखो ऑलरेडी निकल गए, सेक से ही हमारा कॉस हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइन निकालेंगे। तो साइन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तुम्हें सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर जैसे ही तुम निकालोगे यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, साइन आ जाएगा, और साइन जैसे ही आया तो कॉसिक आ जाएगा। क्या होगा, इसका उल्टा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इसके लिए मेहनत नहीं करनी। उसी तरीके से टेन थीटा निकालोगे, टेन थीटा हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर तो हमें चाहिए। उसी तरीके से जब ये निकल जाए तो कॉट थीटा के लिए हमें कुछ नहीं करना, ये क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। समझ गए? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी फटाफट कौन सबसे पहले करके दिखाता है, मैं देखूंगा कि किस स्टूडेंट का प्रोग्रेस कैसा है। बाद में उसको मैं स्पेशल फीडबैक भी दूंगा और उसके लिए स्पेशल कॉलिंग सुविधा भी रहेगी। जो सबसे टैलेंटेड होंगे और पहले बना के बताएंगे तो उन्हें मैं स्पेशल क्लास दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये बना के अभी दिखाओ मुझे। तब तक तुम लोग बनाओ। अगला क्वेश्चन जो है सो हम अगली वीडियो में लेके आते हैं। तब तक ये तुम्हारा होमवर्क है। ये अभी फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या समझ में आया। ये इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत बेसिक सी क्वेश्चंस हैं, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ रही हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट है बस यही समझना है बाबू। फॉर्मूला तो तुम सबको याद है। रेशियोज, ये चैप्टर रेशियो पे काम कर रहा है। किस पे? तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस पे। सबसे इंपॉर्टेंट यही समझना है कि कब परपेंडिकुलर बेस बन जाता है और कब बेस परपेंडिकुलर। तो तुम्हें बस एंगल पे ध्यान रखना है कि जहां से हम एंगल कंसीडर करेंगे उसके ठीक सामने जो साइड होगा वही हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये एकदम फिक्स है। और 90 के सामने जो होगा वही हमारा हाइपोटेनस होगा। इसको दिमाग में डाल लो। इसके अलावा जो एक साइड बच जाएगा वो हमारा बेस हो जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये सारा ट्रायंगल है। कभी वो यहाँ से एंगल पूछेंगे, कभी यहाँ से, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। तुम्हें बस ध्यान रखना है कि ट्रायंगल जहाँ से थीटा लिया गया है उसके जस्ट अपोजिट वाला ही हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और अगर 90 डिग्री है तो उसके जस्ट अपोजिट वाला हाइपोटेनस होगा। और जो एक साइड बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो आई होप कि तुम आसानी से इसको कर पाओगे। ये टोटल रेशियो बेस्ड चैप्टर्स हैं, तो तुम इसको करो। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए कीप गोइंग। स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और आप, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर पाए होंगे।
अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, सो बी केयरफुल। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपसे कह रहा है कि दो एक्यूट एंगल हैं। देखो कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक एक्यूट एंगल है। डैट मीन्स कि अगर हम एक ट्रायंगल बनाएं तो हम ऐसा नहीं कर सकते बाबू कि हम यहाँ ले लेंगे ए बी सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले ही कह दिया एंगल ए और एंगल बी क्या है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप पढ़िए अपने बुक में क्वेश्चन, वहाँ लिखा हुआ है एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट है। तो अब देखो बी कहाँ आ गया बाबू, 90 के पास, तो हम यहाँ नहीं ले सकते ना, तो यहाँ बी नहीं लेके हम कहाँ कर देते हैं यहाँ, तो ये सी ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता है। अब देखो ये ए और बी क्या हो जाएगा, हमारा एक्यूट एंगल्स हो जाएगा, क्योंकि एक 90 बनने के बाद बाकी के जो दो एंगल्स बचेंगे वो 90 से छोटे ही होंगे ना, क्योंकि उन दोनों का सम 90 पुराना है, और 90 से कम के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो कोई डाउट नहीं ना है एक्यूट एंगल को लेके। द एंगल विच इज लेस देन 90 कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल आएंगे ये और ये दोनों ही क्या होंगे, इन दोनों का सम 90 के बराबर होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 90 और इन दोनों का सम 90, तभी तो मिलके बनेगा 180। अब ये अगर सेपरेट बात करेंगे तो 190 से ये छोटे होंगे, इसलिए इनको एक्यूट एंगल बोलेंगे। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमें दिया क्या है, हमें दे रहा है कि cos A और cos B आपस में क्या है, बराबर है। क्या दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos B। और आपसे कहा क्या रहा है कि आप क्या शो कीजिए, आपको शो करना है, आपको कह रहा है शो करने एंगल A बराबर क्या शो करना है बाबू, एंगल B। ये हमें लाना है और ये दिया हुआ है, ये हमारा गिवन पार्ट है। तो देखो cos A और cos B हमें दिया हुआ है बराबर, ये गिवन है, ये लाना है। अब मुझे बताओ तुम्हें फॉर्मूला पता है cos A का क्या होता है बाबू, बताओ, भूल गए, बेस बाई हाइपोटेनस। मैं तुम्हें एक सिंपल सा एक क्लू दूंगा जिसकी वजह से तुम याद कर पाओगे, तुम कभी नहीं भूलोगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ देखो कि कॉस की जो वैल्यू होती है, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो चलो कॉस ए की बात करें तो अब देखो फिर से मैंने पिछले चैप्टर में कहा था ना कि एंगल पे ध्यान देना। ए है, यहाँ कौन है बाबू, ए। अब यहाँ से हमें फोकस करना है, तो बताओ इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये पी हो जाएगा यहाँ से देखने पर। लेकिन कॉस की बात करें तो हमें चाहिए बेस बाई हाइपोटेनस, तो बताओ बेस कौन हो जाएगा, ए सी। कौन होगा बाबू, बेस ए सी, क्योंकि इस एंगल से देखने पे ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, बेस होगा। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, ए सी। और बताओ हाइपोटेनस क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी। लिख सकते हैं ना कॉस ए की जगह पे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलो अब कॉस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, तो बताओ कॉस बी को हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो कॉस बी बराबर क्या होगा, तो कॉस बी के सामने देखो तो क्या है, इसके सामने ये है, तो ये अब परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से बाबू, ये हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी। देखो हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, हम अगर चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हमें जो गिवन दिया हुआ है, इतना हमें गिवन दिया हुआ था, हम चाहते तो हम ऐसा लिख सकते थे, तो वो थोड़ा क्वेश्चन लंबा होता। जैसे हम लिख देते कि कॉस ए बराबर, हम यहाँ से ये चीज़ लिख देते कि ए से जब हम बात करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा, ए सी बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी। एंड कॉस बी की भी वैल्यू निकाल लेते कि कॉस बी बराबर कितना होगा, तो कॉस बी के बारे में अगर हम बात करें यहाँ से तो यही हमारा बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी और बाई हाइपोटेनस ए सी रहेगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है, दिया हुआ है कि कॉस ए जो है वो बराबर है किसके, कॉस बी के। इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कैसे प्रूव करें, तो देखो सिंपली हमने कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू ट्रायंगल से निकाल ली, अब बस यहाँ पे पुट कर दो। तो कॉस ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई ए बी लिख सकते हैं, और कॉस बी की जगह हम निकाल चुके हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, बी सी बाई ए सी। अब देखो सेम बी सी बाई हाइपोटेनस लेना है ना, तो ए बी। अब देखो चूंकि ये क्या है, इधर भी हाइपोटेनस और ये भी हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा ना, तो हाइपोटेनस और हाइपोटेनस यहाँ से क्या हो जाएंगे, क्रॉस, ये कट डाउन हो जाएंगे। अगर किसी बच्चों को इसको इस तरीके से काटने में दिक्कत हो रही है तो मैं दूसरा मेथड बता सकता हूँ, लेकिन अभी तुम समझो कि जब हमारे पास सिंगल कोई फ्रैक्शन इधर हो और कोई टर्म ना हो, इधर भी सिंगल फ्रैक्शन हो
और तब हमारे डिनोमिनेटर में कोई सेम चीज़ हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा समझो कि ये इधर डिवाइड में इधर क्या चीज़ हो जाएगा बाबू, गुना में। चलो मैं तुम्हें वैसा करके ही दिखा देता हूँ। लो ये देखो, ये ए बी है ना बाबू, और ये भी ए बी है। मुझे बताओ ये ए बी इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। वैसे तुम काट सकते थे, जो समझते हैं वो यहीं काट सकते हैं, जो नहीं समझ रहे हैं इसको तो ऐसा समझ लो कि ये ए बी अभी डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा बाबू। तो बताओ, तो ये बी सी बाई ए बी तो रहेगा यहाँ ऑलरेडी जो पहले से है, ये डिवाइड वाला गुना होगा और क्या है ए बी, तो ए बी यहाँ आ जाएगा। बताओ ये ए बी से अब ये तो कट जाएगा ना। तो अब हमारे पास क्या बचा बताओ, हो गया ए सी इज इक्वल टू बी सी बचा, ये बी सी और ये इधर ए सी। अब देखो ए सी जो है वो बी सी साइड के क्या हो गया, बराबर। अब तुमने इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तुम जानते हो कि तीनों साइड बराबर होते हैं, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में तुमने क्या पढ़ा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड अगर बराबर होते हैं तो दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर। क्लास 9th में तुमने थ्योरम भी पढ़ा होगा और क्लास 10th में भी इसका हम यूज़ करेंगे कि क्या होता है, जो एंगल, ये जो एंगल होता है अपोजिट साइड के बराबर होता है। तो ये साइड जैसे जैसे तुम इंक्रीज़ करोगे ये एंगल बढ़ेगा। जैसे सपोज करो कि मैं इस साइड को इंक्रीज़ करूँ तो ये देखो ये एंगल इतना बड़ा हो जाएगा, इस साइड को और इंक्रीज़ कर दो तो ये एंगल और बड़ा हो जाएगा। यानी कि ये एंगल किस पर डिपेंड करता है, साइड पे। अब देखो जब दो साइड आपस में बराबर होते हैं ना तो इनके अपोजिट, ये साइड जो ये एंगल बना रहा है और ये साइड जो ये एंगल बना रहा है वो आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि दोनों साइड की लेंथ क्या है, बराबर है। इसीलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो मुझे बताओ AC के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, बताओ AC साइड कौन सा एंगल बनाएगा बाबू, ये एंगल B, और BC साइड कौन सा एंगल बनाएगा, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल A। अब चूंकि प्रूविंग में तुम्हारा यहाँ पे तुम चाहो तो लिख दो, यहाँ पे लिख दो कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। दो इक्वल साइड्स के अपोजिट बन रहे एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब चूंकि प्रूव में एंगल है तो तुम एंगल ए को इधर लिख लो, एंगल ए बराबर एंगल बी। यही हमें क्या करना था बाबू, प्रूव। ये हो गया इस तरीके से प्रूव। समझ गए कितना आसान था, बहुत आसान था ना। तो आप इसको अपने कॉपी पे फिर से राइट डाउन करना और बिना देखे हुए खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक है।